नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन में योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के उपायों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर। हैदराबाद में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसे में 13 की मौत, 16 जख्मी। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के दिए आदेश। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने जताई मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अभिनेता और डीएमडी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बढ़ी मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का जिक्र। एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है मामला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज। 22 जनवरी के समारोह की तैयारियों पर विस्तार से होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। क्रेमलिन में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर की बातचीत। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का दिया निमंत्रण। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर से नए रिकॉर्ड की ओर। कारोबार के दौरान निफ्टी 21,700 और सेंसेक्स 72,400 के पार। कल कारोबार के आखिर में मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमें होंगी आमने सामने। 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग शामिल होंगे। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिप्रेक्ष्य पर, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण, इन तमाम विषयों पर सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इनके अलावा नशा मुक्ति और पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह हैदराबाद में आज दोपहर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे। इसके बाद तेलंगाना में मंडल अध्यक्षों के साथ अमित शाह की मुलाकात है।
इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठकें की। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश सौंपा। एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की सराहना की। First of all, please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन संकट और इस संघर्ष से जुड़ी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते रहे हैं और वो जानते हैं कि पीएम मोदी की इच्छा है कि शांतिपूर्ण तरीकों से इस समस्या को हल किया जाए। मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। हम सभी मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास की संभावनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। हमें बहुत काम करना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें मेरी शुभकामनाएं दें और हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचा दें। हम रूस में उनका इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां यात्रियों से भरी बस की टक्कर डंपर से हो गई। इस हादसे से बस में आग लग गई और 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात में बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी। इस दौरान डंपर से टकराने के बाद बस पलट गई और उसमें आग लग गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के गुना में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही इस दुर्घटना में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है।
वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में हुए बस हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना से पीड़ित लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव स्वयं घटनास्थल पर जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के लोग और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरी तत्परता से पीड़ितों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। ये मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप है। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर उसी जमीन को उसी रियल एस्टेट एजेंट को बेच दिया। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का पहली बार ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है और ये पूरा मामला हरियाणा की एक जमीन की खरीद के घोटाले को लेकर है। जिस तरह से जमीन खरीदी गई और फिर जमीन को बेचा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। ये मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप है। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर उसी जमीन को उसी रियल एस्टेट एजेंट को बेच दिया। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या प्रियंका गांधी की मुश्किलें ईडी की चार्जशीट में पहली बार आए नाम के साथ बढ़ गई हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला एक लंबे समय से चला आ रहा है। नीरज हमारे साथ हैं और अपडेट के साथ। नीरज, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया है, प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह का ये मामला है, आपको भी पता है कि फरीदाबाद में अलीपुर जो गांव है, वहां पर जो संपत्ति है प्रियंका गांधी ने खरीदी थी वो संपत्ति। और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जिस रियल एस्टेट बिल्डर से ये संपत्ति खरीदी गई थी, उसी बिल्डर को ये संपत्ति वापस दे दी गई थी। 2005 और 2006 में रॉबर्ट वाड्रा ने भी उसी रियल एस्टेट से करीब 40 एकड़ की 3 संपत्तियां खरीदी थी और 2010 में उसी रियल एस्टेट एजेंट को, जिसका नाम HL पाहबा है, उसी को फिर उन संपत्तियों को बेच दिया गया था। उसी तरीके से प्रियंका गांधी ने 2006 में उसी रियल एस्टेट से ये संपत्तियां खरीदी और फिर उसी को ये बेच दी। इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो HL पाहबा रियल एस्टेट कारोबारी है, उसके जो संबंध हैं वो SS थम्पी से भी हैं और SS थम्पी रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हैं। संजय भंडारी ने लंदन में जो संपत्तियां, जो कह सकते हैं कि अघोषित संपत्तियां थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियां हैं, वो SS जो थम्पी हैं उनसे उसके सीधे संबंध है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और पहली बार ईडी ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की है उसमें रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका भी जिक्र किया है। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं और ईडी ये पूछ सकती है कि आखिर उसी कारोबारी से आपने संपत्ति खरीदी और बाद में उसी कारोबारी को वो संपत्तियां बेच दी गई। हालांकि उसमें पैसे का जिक्र अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आगे ईडी की जो कार्रवाई चलेगी और इसके अलावा जो दूसरे आरोप पत्र दायर होंगे उसमें ये पता लग पाएगा कि जो संपत्तियां खरीदी गई थी और जो बेची गई थी उनके बीच में कितने बड़े पैमाने पर पैसे का गैप था। तो इस हिसाब से प्रियंका गांधी की जो मुश्किलें आने वाले समय में ऋतु बढ़ सकती हैं। जी नीरज, ये पूरा मामला जिस तरह से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, बिजनेसमैन थम्पी,
क्या यही जांच वहां पर भी जाती दिखाई दे रही है, जिसमें भारत से भागे हुए संजय भंडारी के साथ भी संबंध कहे जा रहे हैं 2016 में? और क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामला एक लंबे समय से एक तरह से राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि इसमें शामिल नहीं है, इसके ऊपर राजनीति हो रही है, इसके बावजूद भी एक लंबा इंतजार 2005 से करना पड़ा है? देखिए, बिल्कुल राजनीति अपनी अलग जगह पे है, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, खासतौर से संजय भंडारी का नाम सामने आया है। संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा और इसके अलावा थम्पी, इनके जो संबंध हैं वो नज़दीकी संबंध रहे हैं और इस रियल इस्टेट बिल्डर ने जो संपत्तियां इनको दी हैं उन्हीं से ये संपत्तियां वापस भी ली हैं। और थम्पी को भी इसी रियल इस्टेट ने जो कारोबारी है, जो थम्पी को उन्होंने जो संपत्तियां हैं उसको भी बेची थी। और ये कहा जाता है कि थम्पी ने फंडिंग करी थी इन संपत्तियों से, जो पैसा मिला था उसको लंदन में जो प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी, जिसको संजय भंडारी ने अघोषित तरीके से या कह सकते हैं कि बेनामी जो प्रॉपर्टियां हैं जो लंदन में खरीदी गई थी। तो इन तीनों का जो लिंक है वो आपस में जुड़ता प्रतीत हो रहा है। अब पहली बार जो प्रियंका गांधी हैं उनका भी नाम चार्जशीट में आया है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी इसी बिल्डर से HL पाहवा उससे ज़मीन खरीदी और फिर उसी बिल्डर को ज़मीन वापस की, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने ज़मीन खरीदकर उसी बिल्डर को वापस किया। तो इस लिहाज से प्रियंका गांधी का नाम पहली बार आना निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनकी मुश्किलों को बढ़ाएगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। अभिनेता, राजनेता और DMD के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का आज निधन हो गया है। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में विजयकांत भर्ती थे। अस्पताल ने आज मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि निमोनिया के कारण भर्ती होने के बाद कैप्टन विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मेडिकल स्टाफ के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 28 दिसंबर 2023 की सुबह उनका निधन हो गया। विजयकांत का अस्पताल में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था। विजयकांत की फिल्मी जर्नी शानदार रही और उन्होंने कई हिट फिल्में दी और 154 फिल्मों में अभिनय किया। फिल्मों के बाद वो राजनीति में आए। उन्होंने DMDK की स्थापना की और विरुद्धाचलम और ऋषिवंदियम निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। जाने माने तमिल अभिनेता और DMD के नेता विजयकांत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया मंच X पर उन्होंने लिखा, विजयकांत जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। तमिल फिल्म जगत के दिग्गज जिनके करिश्माई प्रदर्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। एक राजनेता के रूप में सार्वजनिक सेवा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी, जिसने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर मजबूत छाप छोड़ी। उनका निधन एक खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा। वह एक घनिष्ठ मित्र थे और मैं वर्षों से उनके साथ हुई अपनी बातचीत को स्मरण करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, प्रशंसकों और अनगिनत अनुयायियों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत तमिल अभिनेता और DMD के नेता विजयकांत के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की है।
कल यानी शुक्रवार को नई दिल्ली में जंतर मंतर स्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले आज शाम नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कार्यालय पहुंच चुके हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना से रवाना हो चुके हैं। जदयू के भविष्य को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। यहां तक कि जंतर मंतर पर लगाए गए जदयू के तमाम पोस्टर से लल्लन सिंह की तस्वीर गायब है। इस बीच सीतामढ़ी के जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को राष्ट्रीय अधिवेशन का निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे में क्या कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, ये तो बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों को निराधार बताते हुए इसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नियमित बैठक बताया है। साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। और कुमार आलोक, जदयू की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज है, इस पर और बातचीत करेंगे। कुमार, क्या जनता दल यूनाइटेड की समस्याएं बढ़ने वाली हैं इस पूरी बैठक को लेकर, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये नियमित बैठक है? साल में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो ये नियमित नीतीश कुमार कह रहे हैं। लल्लन सिंह भी जब जदयू कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि ये नियमित बैठक है। लेकिन जिस तरह से खबरें चल रही है पिछले 4-5 दिनों से, अगर आप परसों आप देखेंगे, परसों सारे चैनल्स जो निजी चैनल्स थे या और भी चैनल्स और अखबारों में ये छप गया, ये प्रकाशित हो गया या प्रसारित हो गया कि लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारे चैनल्स में ये समाचार चल रहा था। बाद में आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा विजय कुमार चौधरी जो कैबिनेट के मंत्री हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आप जब यहाँ पर जंतर मंतर के जो कार्यालय है जनता दल यू का, वहाँ भी जो पोस्टर्स जो देखे जा रहे हैं उस पोस्टर्स में नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं। लल्लन सिंह लगभग गायब हैं पोस्टर्स बैनर्स की जो राजनीति होती है। तो एक तरह से जनता दल यू की जो 17 जो सांसद जीते थे, उनके जो 16 सांसद जो जीते थे बिहार से, तो उन आरजेडी के साथ गठबंधन होने के बाद ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा में सीट शेयरिंग होगी दोनों बड़ी पार्टियों के बीच जो बिहार में है, तो बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर आरजेडी भी दावा कर रही है, जहां पर जदयू के उम्मीदवार जीते हुए हैं। उस स्थिति में जो जदयू के जीते हुए एमपीज हैं वो काफी सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और वो उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक बड़े चंक में जो लोकसभा के सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं जदयू के, वो उनके नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर एक बार आप एनडीए जो हमारा जो नेचुरल एलाई था भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप वहाँ पर वापस आएँ। कुछ मंत्री हैं, उनका भी दबाव है। अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो विधायक हैं वो टूट के कगार पर हैं, जो जदयू से हटना चाहते हैं। उधर जो 116 सीटें हैं आरजेडी के पास, अगर हम कहें उनके गठबंधन को मिलाकर, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को मिलाकर के उनके पास 116 है, जो मैजिक नंबर से 122 6 या 7 मैजिक नंबर से वो दूर हैं। तो ये भी चर्चा चल रही है कि जनता दल यू के विधायकों को तेजस्वी यादव और लालू यादव तोड़ करके एक अपनी अलग सरकार बना सकते हैं। तो ये बिहार में भी इंटरेस्टिंग है स्थिति। देखना ये होगा कि कल जब बैठक शुक्रवार को होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो उसमें क्या फैसला लिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब कल नीतीश कुमार की एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी। जी आलोक, जिस तरह से आपने बताया, वो चाहे पोस्टर में लल्लन सिंह का गायब होना हो, लल्लन सिंह की तस्वीरों का, या फिर पिछले कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे, आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी लल्लन सिंह से क्या है वो? क्योंकि लल्लन सिंह सबसे नजदीकी थे, क्योंकि इतना बड़ा पद लल्लन सिंह को उसी भरोसे में नीतीश कुमार ने दिया था कि पार्टी सुरक्षित है। जो इनसाइडर हैं, जो पॉलिटिकल जानकार हैं, उनसे हमारी बात होती है, जो बिहार की राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ समझते हैं। तो आज इधर के 6-7 महीनों में लल्लन सिंह का जो संपर्क है वो तेजस्वी से ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था। लालू यादव को ज़्यादा वो फॉलो कर रहे थे, ऐसा जदयू के विधायकों और जदयू के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, ये आरोप लगाया था नीतीश कुमार पर। तो बातें कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो कहीं कोई खिचड़ी पक रही होती है। तो ये भी एक आरोप है जिस पर कि जनता दल यू के जो विधायक हैं
हैं या जो संगठन के लोग हैं वो नाराज हैं और इसकी शिकायत उन्होंने नीतीश कुमार से की है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, ललन सिंह को आपने सुना, नीतीश कुमार को सुना, तो उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है पार्टी में। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर साल होती है, हमने भी कवर किया है। लेकिन जब जब बैठक हुई है, आपको याद होगा कि 3 साल या 4 साल पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और शरद यादव अध्यक्ष थे उस समय पार्टी के, तो किस तरीके से शरद यादव को मनाया गया और नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही तय हुआ था। तो ये कहना कि बिल्कुल सामान्य बैठक है, ये समझ से परे है। अब देखना होगा, कल का इंतजार करना होगा कि क्या होता है बैठक की समाप्ति के बाद। जो जितने भी शीर्ष नेता हैं जनता दल यू के, वो यहाँ दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपने जो खबर बताया, संजय कुमार पिंटू जो जनता दल यू के सांसद हैं, और ये इनको नहीं बुलाया गया है कार्यक्रम में, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो पिंटू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य रहे हैं। और सिटिंग गेटिंग जब हुआ था पिछले बार 2019 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट बोला कि हम एक सीट और आपको फालतू देंगे, लेकिन आपको मेरे कैंडिडेट को वो रहेगा जनता दल यू से ही कैंडिडेट, लेकिन वो मेरा आदमी रहेगा। तो इस तरह की सीट शेयरिंग हुई थी। तो ये लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक तरह से वो भले ही सांसद जदयू के हों, लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये जानते हुए नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी ने उनको नहीं बुलाया है। तो सारा दारमोदार अभी 4 बजे नीतीश कुमार वहां पर शायद प्रेस को संबोधित करें, या जब जदयू कार्यालय आए तो मीडिया से मुखातिब हो, तो देखना है कि वो जो ऑफिशियली बोला जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन मुझे लगता है कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और बैठक के बाद जब जो कोई भी फैसला होगा, उसके बाद ही नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होंगे। जी आलोक, आप बिहार से ही हैं और बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं। अगर पिछले 30-40 साल की नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो कई बार गठबंधनों को छोड़ा, कई बार गठबंधनों को थामा, चुनाव किसी गठबंधन के साथ, सरकार किसी और गठबंधन के साथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन की बैठक, लालू कनेक्शन और तमाम बदलती परिस्थितियों में अब जिस खेला को ये खेलते हैं नीतीश कुमार बिहार में, आज उन्हीं की पार्टी का एक नेता उस कगार तक आ गया है कि कोई बड़े खेले का इंतजार शायद मीडिया को ही नहीं, इनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी हो रहा है? देखिए, शिवानंद तिवारी एक बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि रही है उनकी, और वो नीतीश के बहुत करीबी रहे हैं, लालू के भी बहुत करीबी रहे हैं। उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि नीतीश के 2 हाथ हैं, लेकिन पहले हाथ को ये नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या करने वाला, खुद नीतीश को भी नहीं पता है। तो नीतीश कुमार क्या निर्णय ले लेंगे और क्या कर बैठेंगे, ये आप देखते रहे बीच के वर्षों में। जब आप याद कीजिए कि 2005 में जब उनकी सत्ता आई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एलाई बनकर वो जब सत्ता में आए थे, तो उनका नारा यही था कि जंगल राज से हम मुक्ति दिलाएंगे, और इस पर जनता ने भरोसा किया और वो जीते। 2010 में और भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए वहाँ जीती। लेकिन 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद इन्होंने अपना एक एक्शन लिया और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम संबंध स्थापित नहीं रख सकते हैं। उसके बाद 2014 के चुनाव को आप याद करेंगे तो जदयू अकेले लड़ी, बीजेपी अकेले लड़ी और आरजेडी अकेले लड़ी कांग्रेस के गठबंधन के साथ। बहुत ही बुरा हाल हुआ नीतीश कुमार का, 2 सीट नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया बिना नीतीश कुमार के। उसके बाद इन्होंने 2015 में अब देखा कि अकेला हम नहीं लड़ सकते बीजेपी से, तो इन्होंने अपने ही दुश्मन, जो उनके राजनीतिक दुश्मन रहा करते थे या हुआ करते थे, लालू यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया विधानसभा के चुनाव में 2015 में और प्रचंड जीत हासिल की। उसके बाद फिर वो स्विच ओवर हुए बीजेपी की ओर गए। ये आरोप लगाकर कि जो तेजस्वी यादव है, नामजद हैं, बहुत सारे जो केसेस है भ्रष्टाचार के, वो जब तक साफ सफाई नहीं होते अपने आप को करते हैं तब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर वो भाजपा के साथ गए और भाजपा के साथ जाने के बाद एक बार फिर वो महागठबंधन में शामिल हुए। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, जो राजनीतिक पंडित भी नहीं बता सकते हैं। और रही बात जिस तरीके से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि संयोजक बनाया जाएगा उनको इंडी गठबंधन का, और लालू यादव जोर शोर से कह रहे थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बता रहे थे। लेकिन आपने देखा हो कि इंडी की जो बैठक थी, पिछली बैठक, वहाँ पर एक दूसरा ही खेल हुआ। वहाँ पर ममता बनर्जी और जो अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के पार्टियां हैं, उन्होंने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को बना लिया कि भाई ये पीएम कैंडिडेट है। अब देखिए कि वहाँ जदयू का जो विधायक है गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक है बिहार में, उनका स्टेटमेंट आप देखिए कि ये खड़गे बड़गे कौन होता है। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, खड़गे बड़गे का उन्होंने
ये यूज़ किया। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई अगर पार्टी का नेता बोल रहा है, जदयू के प्रवक्ता हो या जदयू के छोटे नेता ही हो, ऐसा नहीं कि उनको ऊपर से सिग्नल नहीं होता होगा। तो ये आपस में अब तेजस्वी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लालू यादव वो जब तक उनका स्वास्थ्य सही है, वो चाहते हैं कि जीते जी तेजस्वी को हम पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दें। बिल्कुल आलोक, बदलती परिस्थितियां ये बताती हैं कि इंडी गठबंधन में अपनी जगह को मजबूत रखने के लिए नीतीश कुमार के लिए कल की बैठक बेहद अहम है। ये संदेश देना कि पार्टी संगठित है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पार्टी में किसी तरह का कोई बिखराव भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए बिहार की राजनीति। इजरायली दूतावास के पास बम धमाके के बाद जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए मामले की जांच कर रही है, वहीं दूतावास की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। दिल्ली स्थित इजरायल दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। मामले की जांच तेजी से चल रही है। सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इसके साथ ही एक हफ्ते के अंदर दिल्ली आने वाले और इजरायल दूतावास के आसपास उस इलाके में रुकने वाले लोगों की सघनता से जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। वहीं इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह रामनगरी के लिए जारी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रामनगरी अयोध्या को शराब मुक्त घोषित किया जा चुका है। श्री राम नगर में 84 कोस की परिधि के मार्ग पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। इस मार्ग से अब शराब की सभी दुकानें हटाई जाएंगी। ये जानकारी आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी है। नितिन अग्रवाल ने बताया कि वह इसको लेकर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की है। उन्होंने राम मंदिर को शराब मुक्त करने के लिए 84 कोस तक शराब की दुकानों को हटाने की बात कही है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को शराब निषेध घोषित किया जा चुका है। लोगों का था मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, हम पूरी तरीके से शराब बंदी वहाँ करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब का बिकना। और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थी उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है। और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। और 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इससे पहले यूपी कैबिनेट के मंत्री लगातार अयोध्या में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आज है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं आशुतोष शुक्ला से। आशुतोष, दोनों ही खबरों पे क्या अपडेट है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट की भी अहम बैठक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आज अयोध्या पहुंचना है। देखिए ऋतु, 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री को जो है यहाँ अयोध्या आना था, लेकिन खराब मौसम और घने कोहरे के चलते मुख्यमंत्री अभी तक अयोध्या नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो उनका कार्यक्रम था, अभी हो सकता है कि मौसम साफ हो, मुख्यमंत्री यहाँ लखनऊ बहुत दूरी नहीं है, आ भी सकते हैं जैसा यहाँ का प्रशासन कह रहा है। जो प्रधानमंत्री का रोड शो का जो है स्थल है और उसके साथ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का जो उद्घाटन करेंगे, उन सभी स्थानों पर मुख्यमंत्री ने जाकर के जायजा लिया है। जहां आम सभा जनसभा करनी है प्रधानमंत्री को, ये जायजा लेंगे और इसके साथ ही तैयारियों को आज शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कल सुरक्षा संबंधी व्यापक इंतजाम करके यहाँ पर प्रधानमंत्री की परसों अयोध्यावासी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं।
ऋतु, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो लखनऊ से लेकर के गोरखपुर का हाईवे है, ये प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए 29 तारीख को रात से बंद कर दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही खोला जाएगा, क्योंकि उस हाईवे से अयोध्या बिल्कुल सटी हुई है और उसी हाईवे से प्रधानमंत्री को आकर के अयोध्या नगर में रोड शो भी करना है और देखना, लोगों से मुलाकात भी करनी है। जी ऋतु जी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की भी आज एक अहम बैठक होनी है, निमंत्रण दिए जा चुके हैं। क्या हो सकता है कि इस बैठक का एजेंडा क्या है? क्या तैयारियों तक ही सीमित है या कुछ और विशेष? देखिए ऋतु, जिस तरीके से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो है एक व्यापक व्यवस्था की है, उस व्यापक व्यवस्था को पूरी तरह से संकलित करके आने वाली 16 जनवरी से जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री जब आएंगे, साथ में देश भर से बुलाए गए अतिथि आएंगे, उनके रहने प्रवास करने की जो व्यवस्था की गई है वह किस रूप में है, क्या वह अंतिम चरण में है और कितने इंतजाम किए जाने हैं। अगर हम कहें तो ट्रस्ट की एक समीक्षा बैठक है 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर के। इसके अतिरिक्त जो है, जिस तरीके से 23 तारीख को प्रधानमंत्री का यहाँ पर रोड शो है, पहले 2 लाख लोगों के अनुमानित संख्या बुलाए जाने की थी, अब भारतीय जनता पार्टी 3 लाख लोगों को यहाँ एकत्रित कर रही है और इसके साथ ही 22 तारीख को भी आमंत्रण और बिना आमंत्रण के बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग अयोध्या आने के लिए इच्छुक हैं। उसके लिए प्रशासन क्या व्यवस्था करता है, ये बात की बातें हैं, लेकिन पूरे स्तर पर प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या में तैयारियों का जोर है और प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा है और उसके बाद जनवरी में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की। जी आशुतोष, अयोध्या विकास प्राधिकरण लगातार तमाम कामों को एक तरह से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में ही इस समय है। तो जब हम देखते हैं कि राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ से होते हुए जब राम जन्मभूमि तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वो क्या नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को आने जाने में भी आसानी हो? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिसको आप धर्म पथ कह रही हैं, धर्म पथ जो है अयोध्या और गोरखपुर का जो बाईपास है अयोध्या का, वहाँ से शुरू होकर के राम की पैड़ी तक आता है। सबसे अधिक सुरम्य, सुंदर और उसके दीवारों के पर जो है भगवान राम के चरित्र से जुड़े हुए तमाम सारे संदर्भों को उकेरा जा रहा है। बिजली की सजावट की गई है और एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था की जा रही है कि उस मार्ग से प्रवेश करते ही जो मन में आस्था है उसके अनुरूप उसका वातावरण भी अयोध्या का हर भक्त को दिखाई दे। यह जो है प्राधिकरण का प्रयास है। कई सारी परियोजनाएं करोड़ों की चल रही हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री यहाँ 30 तारीख को उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। वास्तव में ऋतु, पूरी तरह से अयोध्या को विश्व के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के जो जो व्यवस्थाएं थी, उन सारी व्यवस्थाओं को शुरू किया गया है। वो सोलर पावर से लेकर के चाहे सड़कों का संजाल हो, होटल हो, बिजली हो, सारी कुछ व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और उसमें वक्त भी लगेगा। लेकिन तब भी कल की अयोध्या और आज की अयोध्या में ही फर्क दिखाई दे रहा है। आज की अयोध्या पूरी तरह से सज संवर कर प्रधानमंत्री का और भगवान रामलला के विराजमान होने का इंतजार कर रही है। ऋतु, आशुतोष, हर दिन, क्योंकि 22 जनवरी से पहले भी देश और दुनिया के लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से अयोध्या बदल रही है। हम खुद अयोध्या में अभी मौजूद थे और आप तकरीबन 20-25 दिन से अयोध्या में ही मौजूद हैं। तो हर दिन 40 से 50 हज़ार श्रद्धालु, यात्री, पर्यटक पहुंच रहे हैं अयोध्या में। वो क्या तैयारियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें बात की आपने श्रद्धालुओं से, जो तमाम सुविधाएं उन्हें दिखाई देती हैं? क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ कहें या श्रद्धालुओं या पर्यटकों की आवाजाही का शायद ही अंदाजा अयोध्या को रहा हो, तो निश्चित तौर पर रोजगारों पर भी एक बड़ा फर्क पड़ा होगा। वो क्या नए रोजगार भी उभरे हैं? बिल्कुल ऋतु, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज के पहले, अगर जब तक ये राम जन्मभूमि विवाद का फैसला नहीं आया था, तब तक अयोध्या आशंकाओं के बादलों के घेरे में रहती थी। अयोध्या की सड़कें दोपहर 10-11 बजे सूनी हो जाया करती थी। शाम को भी रामधुन, सवेरे रामधुन, लेकिन कहीं न कहीं एक कचूटती हुई सबके मन में आह थी कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर नहीं है। और भगवान राम के नाम का आकर्षण ऐसा है कि वो भाषा और भौगोलिक सीमाएं भूल करके इस वक्त आप अयोध्या की सड़कों पर आप
आप 2 दिन पहले यहाँ पर थी, आपने देखा होगा कि उन तमाम सारी क्षेत्रीय बातों को लेकर के, जिसको लेकर के राजनीति की जाती है, वो सारे बंधन टूट करके संपूर्ण अयोध्या और संपूर्ण देशवासी राममय दिखाई देते हैं यहाँ पर। लेकिन जब 22 जनवरी को यहाँ पर प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस अवसर पर राम भक्तों को उस राम लला से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए भी व्यापक प्रबंध विश्व हिंदू परिषद ने किए हैं, ट्रस्ट ने किए हैं। देश भर के तमाम सारे मंदिर चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर सरकार के धर्मार्थ विभाग द्वारा भी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा भी जहाँ पर अखंड रामचरितमानस के पाठ होंगे, कीर्तन होगा, हनुमान चालीसा होंगी। संपूर्ण भारत को, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को राममय बना करके उस वक्त जो घड़ी है जब भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त जो है संपूर्ण देश के एकीकरण करके, जो भगवान श्री राम का वाग्मय है, उनका एकीकृत स्वरूप है, जैसा कि उन्हें राष्ट्र पुरुष के रूप में स्थापित किया जाता है, उसी स्वरूप के दर्शन 22 जनवरी का इंतजार कर रही है बिल्कुल अयोध्या। आशुतोष, करोड़ों की लागत से जो तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, उन्होंने भी अयोध्या वासियों पर भी एक बड़ा असर और एक बड़ा एक तरह से बदलाव लेकर आए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं वो अब करीब 30% अयोध्या के हैं, लेकिन 70% ई रिक्शा चालक जो हैं वो अयोध्या के आसपास के जिलों के हैं, जिन्हें एक नया रोजगार मिला है। इसी तरह से हम कई और बड़े रोजगार उभरते देख रहे हैं। कुछ ऐसे युवा हैं वहां पर जिन्होंने अपने रोजगार को पिछले 2 महीने से इस उम्मीद के साथ शुरू करा है कि 22 जनवरी के बाद उनके रोजगार में और ज्यादा इजाफा होगा। क्या आप कुछ लोगों से ऐसे मिले हैं? क्या अनुभव उनके रहे? बिल्कुल रितु, इस बात को लेकर के लगातार अयोध्या में, जब अयोध्या का फैसला आया था तो उस वक्त भी मैं यहाँ था, तो अयोध्या वासी थे, जो दुकानदार थे, जो दुकानें करते थे, सबके मन में एक कल्पना थी कि किसी दिन जब अयोध्या का नव्य और भव्य रूप निखर करके आएगा तो उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा और उन्हें संपन्नता और अधिक आएगी। क्योंकि अयोध्या जिस तरह से पौराणिक और धार्मिक रूप से इसकी आध्यात्मिक जो है ख्याति रही है, उसके अनुरूप जो है अयोध्या दिखाई नहीं देती थी। मैंने भी मापने की कोशिश की कि आखिर अयोध्या में पिछले इतने दिनों से, लगभग साल भर से जब निर्माण कार्य चल रहा है, तादाद भक्तों की बढ़ी है, तो आखिर अयोध्या के अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। अर्थशास्त्र में मैंने भिखारियों से शुरू किया रितु। भिखारी से मैंने पूछा, उसने कहा मेरी भिक्षाटन जो है वह बढ़ गया है। सबसे अकर्मण्य जो व्यक्ति माना जाता है, भिक्षाटन करता है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ा है तो निश्चित रूप से अयोध्या में जो कर्म करके, दुकान खोल करके, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रांची में व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पिस्का मोड़ पहुंचने पर इसका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लोगों को ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की भी पहल की गई। मौके पर लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी भी बयां की। दीपिका विश्वास और राखी देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने सचमुच उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है। मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था जो लास्ट स्टेज में था, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उनके वजह से मेरे हस्बैंड आज हम लोग के बीच में है। मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मेरे आदमी गोल्डन कार्ड बनाए थे तो मेरा इलाज हुआ था। लाभुक संजना कुमारी ने उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ उठाकर 50,000 रुपए का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। मैं भी 50,000 का लोन उठाई हूँ
और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मौके पर सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिला। उन्होंने कहा कि आवास और स्वास्थ्य को लेकर अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हमें आवास भी मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। कई लाभुकों ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन सुख से बीत रहा है। तो राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। पीला कार्ड में उस राशन मिलता है तो भर महीना खाते हैं। अभी आवास मिला है हमको, तो सुविधा से भी रहने पाता हूँ मैं। इस यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो ये थी मोदी की गारंटी से हो रहे बदलाव की तस्वीर। और आइए अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम का छठा समूह काशी पहुंच चुका है। काशी पहुंचकर समूह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर समूह के सभी सदस्य अभिभूत हो गए। समूह के सभी सदस्य केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से भी काफी खुश नजर आए, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम के छठा समूह का काशी पहुंचने पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में फूलों से स्वागत किया गया। इस समूह के सदस्यों ने अपनी यात्रा को जहां बहुत ही सुंदर बताया, वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली कहा। साथ ही समूह के सभी सदस्य केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आए। Kashi Tamil Sangam 2.0. The way they treated us is wonderful, and from Chennai we came here for the past travel of 2 days. The food they have given us wonderful, and all the arrangements made by the government was amazing, and especially the Kashi Tamil Sangam, the way of receiving. The Uttar Pradesh gave us a warm welcome in the Banaras railway station with a warm welcome with the flowers and with a bouquet and all those things. The welcoming manner was amazing. Thanks for Kashi Tamil Sangam and government of Uttar Pradesh, and thanks to Modi ji. ये तो हमारा पहले बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ये तो इनके वेलकम तो हमें बहुत वार्मिंगली वेलकम किया था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, और यहाँ पर खाने पीना बहुत अच्छा लगा। इनके प्यार सभी हमको बहुत खुशी हुआ। काशी तमिल संगमम में पहुंचे इस समूह का विश्वनाथ दर्शन से पहले अंग वस्त्रम और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम यहाँ पर हो रहा है। जो हमारे जितने भी वहाँ से अतिथि लोग आए हुए हैं, जब वो विश्वनाथ धाम के द्वार में आते हैं तो उनके फूलों के द्वारा, वृष्टि के द्वारा, फूलों के द्वारा उनका भव्य स्वागत। उसके बाद अंदर प्रवेश के पश्चात बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन। सभी के हाथ में गंगा जल दिया जाता है, जिसके द्वारा वो भगवान विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं। इसके पश्चात जो हमारा विश्वनाथ धाम का शंकराचार्य चौक है, हमारे जितने भी अतिथि वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पर बैठ के उनको तमिल भाषा में जो हमारा काशी की विशेषता है, विश्वनाथ जी की विशेषता है, माँ गंगा की विशेषता है, पूर्व में हमारा जो विश्वनाथ देवालय कैसा था और वर्तमान में कैसा है, इसका पूरा विवरण तमिल भाषा में हम देते हैं यहाँ पर उन लोग को। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना, देश की साझी विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और काशी तमिल संगमम से भारी संख्या में पर्यटक काशी आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। काशी तमिल संगमम का ग्रुप काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर जब आता है
तो पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जाता है। बाबा का भव्य दर्शन उनको मिल रहा है और साथ ही जब शंकराचार्य चौक पर उनको अंगवस्त्रम देकर और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जाता है तो अभिभूत हैं वो। और जो प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था की है काशी तमिल संगमम की, तमिलनाडु के लोग यह अद्भुत जो जीर्णोद्धार के बाद काशी विश्वनाथ धाम बना है इसको देखकर अभिभूत हो जा रहे हैं और बार बार देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद को धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और अब बात देश के कई राज्यों में बदलते मौसम की। मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से कई राज्यों में 3 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत के प्रभावित होने की संभावना है। इसके कारण 30 दिसंबर से 4 दिन तक दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के दौरान घने से बहुत ज्यादा घना कोहरा जारी रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में आज और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा जारी रहने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में और अगले 2 दिन के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत में जारी ठंड और कोहरे का सितम के बीच बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और कई ट्रेनें अपनी तय समय से काफ़ी देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते विमानों की आवाजाही और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 207 अंक की बढ़त के साथ 72,246 के स्तर पर, वहीं निफ्टी भी 50 अंक की बढ़त के साथ 21,705 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 325 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 72,365 के स्तर पर और निफ्टी 95 अंक की बढ़त के साथ 21,750 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं कल की बात करें तो कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। ईपीएफओ ने खातों को फ्रीज या डीफ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। ईपीएफओ के अनुसार फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समय सीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वेरिफिकेशन के लिए मेंबर आईडी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जरूरत होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणा पत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। सूत्रों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम की आगामी बैठक में भारत गैर शुल्क बाधाओं के कारण बाजार पहुंच का मुद्दा उठा सकता है। नई दिल्ली में 13 और 14 जनवरी को होने वाली इस वार्षिक बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों को उम्मीद है कि इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार एवं निवेश के मुद्दों को निपटाने और बेहतर तालमेल के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने पर बातचीत होगी।
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने बुधवार को इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया था। ड्राफ्ट पर बैंकों, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और बाकी इच्छुक पार्टियों से प्रतिक्रियाएं मंगाई थीं। अब आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी भी कर दिए हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। L&T ने जानकारी देते हुए कहा है कि उसे सऊदी अरब से बिजली उत्पादन और जल प्रणाली से संबंधित 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि उसे सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में अमाला परियोजना के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन और बिजली संयंत्रों से संबंधित विभिन्न प्रणालियां स्थापित करने के वास्ते इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेकेदार के रूप में चुना गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी का कहना है कि कंपनी IIT बम्बई के साथ मिलकर भारत GPT कार्यक्रम पेश करने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा रिलायंस जियो टेलीविजन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने के बारे में विस्तार से गौर कर रही है। टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम की दिशा में कंपनी पिछले कुछ समय से ही काम कर रही है। एयर इंडिया ने कहा है कि दिल्ली हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों की उड़ानें अगर कोहरे की वजह से प्रभावित होने की आशंका हो तो वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी बुकिंग को पुनर्निर्धारित या रद्द करा सकते हैं। एयरलाइन की यह पेशकश पिछली सर्दियों में पेश फॉग केयर पहल के तहत की है। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज वानखेड़े में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 18 रन बना लिए थे। इससे पहले एकमात्र टेस्ट में भारतीय महिलाओं ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता पाई थी। भारत की नज़र घरेलू सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने पर होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 21 वनडे मैचों में से सिर्फ 4 में टीम इंडिया को जीत मिली है। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 265 रन बना लिए थे। आज अफ्रीकी टीम ने 5 विकेट पर 256 रन से आगे खेलना शुरू किया। डीन एल्गर ने जेनसन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।